लाइव टॉप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से पेट स्पेशल के लिए लाया हूं जीएस में आपको नदी और नदी घाटियां और इस नदी और नदी घाटियों से संबंधित आपकी एग्जाम में कौन से प्रश्न आएंगे, एकदम पक्का गांठ मान लीजिए कि जो मैं नदियां पढ़ा दूंगा इसी नदी से ही आपको पेट स्पेशल में प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं नदियां। तो इसमें हम नदियों में बात करेंगे कि भारतीय नदियों और विश्व की नदियों को लेकर, लेकिन आज की वीडियो में पहले हम बात करने वाले हैं कि भारत की प्रमुख नदियों को लेकर कौन से एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते हैं। तो नदियों को, भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र किसे कहते हैं? वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालयी नदी तंत्र कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां किसे कहते हैं? वे नदियां जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं या प्रायद्वीपीय भाग से निकलकर सागर में गिरती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो हिमालयी नदी तंत्र है या हिमालयी नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालयी नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा है गंगा नदी तंत्र। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी और सिंधु में आकर मिलने वाली नदियों को क्या कहा गया है? सिंधु नदी तंत्र कहा गया है। गंगा नदी तंत्र, गंगा में आकर मिलने वाली नदियों को गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र में आकर मिलने वाली नदियों को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा गया है। अब बात करने की प्रायद्वीपीय नदी को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में बांटा गया। पहला है अरब सागरी नदी तंत्र, अरब सागरीय, अरब सागरी नदी तंत्र। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं उसे अरब सागरी नदी तंत्र कहते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित हैं? तो ये सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु और उसमें आकर मिलने वाली नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहा गया है। सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें आता है एक नदी होगी, फिर उस नदी के बाद उस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, फिर इसके बाद वह नदी कहाँ गिरती है, यानी उसका मुहाना कहाँ होता है, उसका मुहाना कहाँ बनता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से? तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत पड़ता है, वहीं से इसका क्या होता है? उद्गम। तो नदी में कौन सी नदी? सिंधु नदी, इसका उद्गम ये कैलाश पर्वत, इस पर्वत का नाम यहाँ तिब्बत पर पड़ता है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, और इस पर्वत के निकट एक झील है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। और ये कहाँ सब पड़ता है? तिब्बत का पठार। इस स्थान का नाम क्या है?
तिब्बत पठार, जो विश्व का सबसे विस्तृत पठार, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अब यहाँ से इस नदी का उद्गम होकर यहाँ उत्तर पश्चिम को प्रवाहित होकर जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में। इस सागर का नाम है अरब सागर और इस नदी का नाम है सिंधु। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम पर्वत पूछता है कि किस पर्वत से, तो आप कैलाश पर्वत लगाएंगे। या झील पूछता है तो किस झील से? मानसरोवर झील से। तो उद्गम मानसरोवर झील से। और ये कहाँ गिरती है? इसका मुहाना, जहां नदी गिरती है उसको क्या कहते हैं? मुहाना। नदी के गिरने के स्थान को नदी का मुहाना कहते हैं। जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं? उसको नदी का उद्गम क्षेत्र बोलते हैं। जहां से नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं, जहां गिरती है उसको क्या कहते हैं? उसका मुहाना कहते हैं। तो सिंधु का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, या पर्वत पूछता है कैलाश पर्वत से होता है, स्थान पूछता है तो बोखरचू से होता है, लेकिन मुहाना पूछता है तो कहाँ? अरब सागर में है। अब ये जो सिंधु नदी की एक विशेषता बनती है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज, सिंधु गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है और कहाँ करती है? तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण यहाँ पर सिंधु नदी द्वारा बुंजी नामक स्थान पर हिमालय को काटकर करती है। और यहाँ पर जो हिमालय को काटकर गार्ज का निर्माण करती है, इस गार्ज की गहराई कितनी है? 5181 मीटर। विश्व का सबसे गहरा गार्ज, विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो सिंधु नदी। और कौन से गार्ज का निर्माण की है? सिंधु गार्ज, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। सिंधु नदी को तिब्बत के पठार पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस तिब्बत के पठार पर इस नदी को कहते हैं सिंही खंबा ब्यास शेर मुख नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे कि सिंधु में कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। सिंधु यानी सहायक नदियां। तो सिंधु की पहली सहायक की बात करेंगे कि जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु की सहायक में चिनाब की। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा का संगम से इसका उद्गम होता है। चिनाब का क्या होता है? उद्गम। चिनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा की सम्मिलित धारा से होता है, या हिमालय की हिमवृत चोटियों से होता है। ये हिमाचल प्रदेश होते हुए ऐसे पंजाब में प्रवाहित होते हुए आकर कहाँ मिल जाती? पाकिस्तान के किस नदी में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। और ये जो चिनाब नदी है भारत की ओर से सिंधु में मिलने वाली सबसे क्या है? बड़ी नदी। भारत की ओर से मिलने वाली सिंधु में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये चिनाब नदी। इसका मुहाना कहाँ है? किस नदी में गिरती है या कहाँ मिलती है? तो सिंधु में मिलती है। इसका मुहाना कहाँ है? कहाँ मिलती है? सिंधु में मिलती है। अब बात करते हैं कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शेषनाग, वैरीनाग के निकट शेषनाग झील है। इस शेषनाग झील से निकलकर ऐसे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आकर इसमें झंग नामक स्थान पर आकर किसमें मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम का उद्गम शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से होता है और ये कहाँ मिलती है?
इसका मुहाना कहाँ बनता है? चिनाब में मिलती है। किसमें मिलती है? चिनाब में मिलती है। और इसके बाद बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में ऐसे प्रवाहित होते हुए आ जाती है। कहाँ पर? ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है और किसमें मिलती है? चिनाब में मिल जाती है। ब्यास नदी का उद्गम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर ये मानसरोवर झील के निकट एक झील है, जिस झील का नाम है राकसताल। राकसताल। मानसरोवर झील के निकट एक झील है तिब्बत के पठार पर, जिसका नाम है राकसताल। और इस राकसताल से निकलकर कहाँ प्रवाहित होती है? पहले सबसे पहले भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शिवकीला दर्रे का निर्माण कर, किस दर्रे का निर्माण कर? शिवकीला दर्रे का निर्माण कर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करके प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है? किसमें मिल जाती है? चिनाब में मिलती है। तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर राकस ताल से होता है, मुहाना चिनाब में। मुहाना चिनाब में। अब बात करेंगे ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट ये एक स्थान है जिसका नाम है ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड से निकलकर प्रवाहित होते हुए आ जाती है हरके बराज में, यानी ये सतलज में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? ये जहाँ मिलती है सतलज से ब्यास, उसे क्या कहते हैं? हरके बराज कहते हैं। हरके बराज। तो ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है, ब्यास कुंड से होता है और किसमें मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। सतलज नदी में ये क्या करती है? मिल जाती है। अब इस 5 नदियों को झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज को क्या कहा गया है? पंचनद कहा गया। क्या कहा गया है? पंचनद कहा गया है। यानी पंचनद का मतलब जो 5 नदियों का एक समूह है, उस पंच में सम्मिलित 5 के समूह को क्या कहा गया है? पंच कहा गया, यानी पंचनद। पंचनद का मतलब 5 नदियों के समूह को क्या कहा गया है? पंच कहा गया है। और ये पंचनद की 5 नदियां पंजाब राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं। इसी कारण इसको पंजाब को 5 नदियों की भूमि वाला राज्य की उपमा दी गई है। 5 नदियों की भूमि वाला राज्य की उपमा किससे दी गई है? तो पंजाब को दी गई। कौन कौन सी है 5 नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इसमें यह प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो इनके अलावा जो 5 के अलावा जो भी ऑप्शन में रहता है उसको हम लगाते हैं पंचनद में सम्मिलित नहीं है। या दूसरा टाइप यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित है? तो ये देगा इसका 3 न सम्मिलित वाली नदियों को देता है। और भारत की ओर से सिंध में आकर सबसे बड़ी सहायक मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो उसकी बात करेंगे कौन सी है? जो चिनाब नदी। अब इसमें हम बात करें कि सिंधु नदी को लेकर किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौता किन 2 देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इस समझौते में क्या कहा गया? इस समझौते में यही कहा गया था कि प्रथम समझौते में कि जो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा
पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत। सिंधु झेलम चिनाब नदी के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इन्हीं तीन सिंधु झेलम चिनाब नदी के 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंधु झेलम चिनाब नदी के जल का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र यानी लगभग कह सकते हैं 80% प्रवाह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए 80% जल का उपयोग पाकिस्तान को करने के लिए दिया गया है इस समझौते में, और 20% भारत में पड़ता है इन नदियों का, सिंधु झेलम चिनाब, तो 20% भारत को कहा गया। इसके बाद जो दूसरी समझौता हुआ था उसमें क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि जो रावी है, ब्यास है और सतलज है के सतलज के 20% जल का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और 80% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रावी, ब्यास और सतलज के 80% जल भारत में बहाव क्षेत्र हैं और इन रावी, ब्यास और सतलज नदियों के 20% बहाव क्षेत्र कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसी कारण कहा गया है कि जो सिंधु झेलम चिनाब के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और इन्हीं तीन का 20% जल का उपयोग भारत करेगा। लेकिन भारत किन नदियों के 80% जल का उपयोग करेगा? तो रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो और इसमें यह प्रश्न बनता है कि भारत 80% किस नदी के जल का उपयोग करता है और कौन से नदी का जल का उपयोग नहीं करता है? आपके यूपीएससी पेट में एकदम स्पेशल प्रश्न यहां से बनने की उम्मीद की गई है। और इसमें बात कर ले कि पंचनद में सम्मिलित ऐसी कौन सी नदी है जिस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, भारत से बाहर है? तो आप देखिए कि भारत से बाहर किस नदी का उद्गम है? तो सतलज नदी का उद्गम क्या है? पंचनद में सम्मिलित, जो इसका उद्गम तिब्बत के पठार पर राकसताल से होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइव टॉप एकेडमी के परिवार की ओर से आप सभी को धन्यवाद। मैं पंकज सर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में कल लाएंगे। इससे संबंधित अगले पार्ट जो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं उनकी बात हम कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।